हमारे और भी दोस्त हैं सर, मॉर्निंग मॉर्निंग वॉक प्लीज प्लीज, नेशनल पार्क वाले जो भी हैं, इसके बाद सर प्लीज। मामा राजू भाई, इनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि बच्चों के लिए क्लोथ्स काफी स्पॉन्सर किए हैं। राजू भाई के लिए जोरदार तालियां। अशोक भाई, अ वेरी बिग हैंड फॉर अशोक भाई। चंदू भाई से रिक्वेस्ट है कि आप यहां पर आएंगे। चंदू भाई आइए प्लीज। चंदू भाई आओ ने सर, कॉर्डलेस माई सर, आपके नेशनल पार्क के जो भी किस्से हैं वो हम सुनना चाहेंगे प्लीज। अच्छा सुनिए सुनिए सर, बच्चों को एटलीस्ट बेस्ट ऑफ लक। તમે બેસ્ટ ઓફ લક તો આપી જ શકો છો। सभी बच्चों को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। प्रवीण भाई से मुझे एक चीज़ पता चली है कि हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं सर, नॉर्मली फंक्शंस में प्रॉब्लम या फंक्शंस में प्रोटोकॉल ये होता है कि चीफ गेस्ट सबसे लास्ट बोलता है, लेकिन क्योंकि हम दहीसर स्पोर्ट्स क्लब में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ उल्टा होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम सुनना चाहेंगे सर से, लाबू भाई से, बहुत सी चीज़ें हैं जो वो बताना चाहते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो उनके पास हैं, उनके तिजोरी में क्या क्या है वो हम सुनना चाहेंगे। और ज़ोरदार तालियों से मैं चाहूँगा कि लाबू भाई का हम ना नमस्कार जी। सबसे पहले मैं दहीसर क्लब के प्रवीण भाई को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो कार्यक्रम तय किए उसमें हमारे जैसे परिवार को मंच पे स्थान दिया। इसके अलावा किसी को भी यहाँ पे नहीं बिठाया है। ये सबसे नया रास्ता, नया सिरस्ता उन्होंने जो अपनाया, उससे मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। करीब करीब मैं 30-35 साल से ब्लाइंड लोगों के पुनर्स्थापन के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। बहुत सारे प्रोग्राम में गया हूँ, लेकिन अभी तक मैंने अभी ऐसा सिरस्ता कहीं पे भी नहीं देखा। इसलिए सबसे पहले मैं दहीसर क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने नया चिला को यहाँ से चातरा है, बनाया है, नींव रखी है। वैसे तो बहुत बात करनी है, लेकिन शुरुआत कैसे करूं? क्योंकि वीरेंद्र सहवाग जैसी बैटिंग प्रशांत भाई ने की, बहुत सारे छक्के लगाए, चौके की कोई गिनती ही नहीं हो सकती, इतने सारे बाउंड्री लगाई। फिर भी आज मुझे बुलाया गया है तो मुझे कुछ न कुछ तो कहना पड़ेगा। क्रिकेट वैसे 3 स्तर में खेली जाती है, आपको भी पता है। प्राथमिक स्तर, इसके अलावा वनडे क्रिकेट और 2020 में प्रशांत भाई जैसे बल्लेबाज बहुत काम आते हैं। आज प्रशांत भाई के बाद में मुझे बैटिंग करने की जो तक मिली है, तो वही बात मुझे आगे बढ़ानी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ मेरी जो वाइफ है उसको रसोई की रानी बोला गया, तो आपको प्रश्न होगा कि कैसे रसोई की रानी हो गई। मुझे भी प्रश्न हुआ। प्रवीण भाई ने लगा दिया बहुत सारा अच्छा सेंटेंस, लेकिन उसके पीछे एक रहस्य है। जो
टीवी चैनल में आपने देखा होगा, गुजराती में फ्लेवर ऑफ गुजराती रसोई का प्रोग्राम आता है, उनमें उन्होंने प्रोग्राम दिया था और बहुत सारी चाटाकेदार 2 वानगी बनाई थी। उसके लिए उसको पुरस्कार दिया गया था। दूसरी बात यह भी है कि उनकी जो सारी रसोई की जो कला है और दूसरी दृष्टिबाधित जो लड़कियां हैं उनको मिले, वो अपने आप रसोई में आगे बढ़े, ऐसा प्रयास करीब करीब 5 साल से वो हमारी ब्लाइंड स्कूल में कर रही हैं। हर शनि रवि में जाकर दृष्टिबाधित जो लड़कियां हैं उनको अलग अलग वानगी कैसे बनाई जाती हैं उसकी ट्रेनिंग देती हैं। वैसे तो ब्लाइंड स्कूल में केवल ट्रेनिंग के लिए जाती है, प्राइमरी स्कूल में टीचर भी है वो, तो उसका शेड्यूल जो मंडे से सैटरडे का जो होता है वो तो पूरा प्राइमरी स्कूल में चला जाता है, लेकिन जो हाफ डे सैटरडे का होता है और संडे पूरा जो रजा होती है, हॉलीडे होता है, उनका लाभ लेके वो ब्लाइंड बच्चियों को अलग अलग जो वानगियाँ जो हैं वो किस तरह से बनाई जाती है उसकी ट्रेनिंग बहुत साल से कर रही हैं। तो इसलिए प्रवीण भाई ने ये वर्ड्स लगाया है, तो मैं उसको भी धन्यवाद देता हूँ कि हमारी गरिमा उन्होंने बहुत बढ़ाई है। अब बात जो मुझे करनी है, आप लोग जूनागढ़ जाने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं ईश्वर से ये आराधना करूँगा कि आप विनर होकर बॉम्बे में वापस आए। कल ही आपने गुजरात में विजेता प्राप्त की, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उनमें से कई छोटे छोटे बच्चे हमारी संस्थान में भी आए थे। भावनगर जब वो क्रिकेट खेलने के लिए आए थे तब सब लोगों का परिचय हमारी संस्थान में प्रवीण भाई ने करवाया था। तब एक बच्चा ने बहुत अच्छा बोला था, आज भी मुझे याद है। भाई ने बताया था कि अंध कौन होते हैं या नॉर्मल कौन होते हैं, तो वही बात ये बच्चा ने भी तब बताई थी, बहुत अच्छी तरह से बताई थी। अपना जो भाव है, जो उन्होंने जो व्यक्त किया था, वो आज भी मुझे पूरे से पूरा याद है। वैसे तो मैं जो ब्लाइंडनेस के बारे में बोलता हूँ हर बार कि कौन कहता है कि अंधापा है जीवन का अंधकार, कौन कहता है कि अंधापा है जीवन का अंधकार, सच पूछो तो वही है एक पड़कार। अगर हम ऐसे पड़कार को नहीं झेलेंगे, नहीं उठाएंगे, तो हमारी पूरी जिंदगी जो ईश्वर ने दी है वो आपो आप चल जाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें तो कुछ करना है। तो प्रशांत जी जो बता रहे थे कि उन्होंने प्रयास करके भाई केवल 300 ग्राम वजन घटाया, तो मैं उसको धन्यवाद देता हूँ, वो तो किया ना। उसमें से ऐसा ढूंढो कि आपने जो हासिल किया, जो सिद्ध किया, वैसे हमारी दृष्टि वहाँ पे रहती ही नहीं। जब मैं ब्लाइंड हुआ छोटी उम्र में, तब बहुत लोग बोल रहे थे कि वो क्या करेगा, कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो क्या कर पाएगा अगर ईश्वर उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दे, ऐसा भी कुछ बहुत लोगों ने बोला। मेरा मदर का अवसान हुआ तब बहुत सारे लोग आते थे और उसमें हमारी परिचित बहनें आई और आपस में बात करने लगी कि ये अंजवाली का जो मृत्यु हुआ, उनसे अच्छा तो ये होता कि ये लड़का मर जाता। तो मुझे ये सुनकर बहुत गुस्सा आया।
एक कचरा का बड़ा टोपड़ा वहाँ पे खड़ा पड़ा था, तो मैंने उठाया और जो बोलने वाली बहनें थी थोड़ी, उसकी आवाज़ में मैं फेंका और उसके चेहरे पे चला गया वो, और बड़ी होहा हो गई। फिर किसी ने बोला कि ये बात जाने दो, ये बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये जो गुस्सा था वो बहनों पे नहीं था, इस समाज की दृष्टि पे था। समाज हर बार स्वार्थ से सोचते हैं, जिसमें हमें कुछ मिलने वाला है वो अच्छा लगता है, जिसमें से कुछ मिलने की हमें आशा नहीं है, श्रद्धा नहीं है या संभावना नहीं है, उनको हम ठुकराते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। हमारा नज़रिया ऐसा होना चाहिए कि हमें से समाज को क्या मिलेगा, हम क्या दे पाएंगे, क्या दे सकते हैं, हमारी पास क्या है। ऐसा जब हमारी सोच नहीं होगी तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम कई बार घूमते थे, घूमते घूमते किसी के घर पे जाते थे, तो ये लोग बोल देते थे कि चाय करेंगे लेकिन ये अंधे को किस तरह से पिलवाएंगे। तो हमारे साथ जो होता था ना, उनको चाय देते थे लेकिन हमको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उसको पता ही नहीं था कि वो केवल आँख से अंधे हैं, लेकिन और जो उनके पास इंद्रियां हैं वो सब अच्छी है, उनके हमारी जैसी है, सब कर पाते हैं, ऐसा भरोसा लोग पे नहीं था। इसको दुरुस्त करने के लिए हमने पूरे भावनगर डिस्ट्रिक्ट में अभियान चलाया। सुबह 6 बजे तक उठ जाते और निकल जाते घर से, रात 10-11 बजे तक वापस नहीं आते थे। शाला में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, छोटे छोटे गांव में जाते थे, वहाँ ऐसी ऐसी सभा करके सब लोगों को बताते थे कि ब्लाइंड लोग क्या कर सकते हैं, उनमें क्या क्या करने की संभावना होती है, उनको समाज से क्या अपेक्षाएं हैं, समाज उसके क्या सपोर्ट कर सकता है। बहुत सारी बातें बहुत लोगों को बताया और आज मुझे कहने पे बहुत खुशी हो रही है। पिछले मेरी पुस्तक पे जो शाला कॉलेज के बच्चे के लिए कंपटीशन किया गया था, प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए, उनमें 90 स्कूल ने भाग लिया। 180 बच्चे से ज़्यादा बच्चे आए जो सिलेक्टेड बच्चे थे अपने अपने स्कूल में, और बहुत सारे पुरस्कार भी उनको बांटा गया। पुस्तक के बारे में अपनी अपनी बातें सब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ऐसे तरह से बोल रहे थे जिन्होंने, जैसे आप सुनकर ऐसा लगता था कि उन्होंने ही अपना अंधकार मन ओढ़ लिया हो, मेरा अंधकार उन्होंने खुद ने ओढ़ लिया हो, ऐसा लग रहा था। ऐसी बातें बहुत बच्चे के दिल तक हमने पहुंचाने का जो प्रयास किया इस पुस्तक के मार्फत से, वो हमने सुना और सुनकर बहुत खुशी भी हुई, क्योंकि एक पुस्तक से हमारा जो क्या दृष्टिकोण है, हम क्या करना चाहते हैं और उसके लिए समाज क्या कर सकते हैं ऐसे लोग के लिए, ऐसी बात आगे बढ़ती है और एक तंदुरुस्त समाज प्रस्थापित होता है। ऐसे समाज को स्थापित करने के लिए हमने बहुत सारी बातें रखी समाज के सामने, बहुत सारे प्रयास किए और इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम भी दिए। हर साल हम बड़े एग्जीबिशन लगाते हैं, उनमें प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसको बुलाते हैं, उसके सामने दृष्टिबाधित लोग क्या करते हैं वो लाइव बताते हैं। कोई बच्चा ब्रेल लिखता है, कोई कंप्यूटर चलाता है, कोई एंड्रॉयड मोबाइल चलाता है, कोई रस्सी पे चलता है, कोई वॉकिंग स्टिक पर चलता है, कोई रस्सी पे ऊंचे चढ़ता है, बहुत सारी रमत। और ब्लाइंड जो बच्चियां हैं
वो अलग अलग वानगियाँ बनाती हैं, बच्चे देखते हैं, उनके सामने सारी बातें की जाती हैं, उनको केवल बताया नहीं जाता। ये सभी बात जो हम करते हैं, वो जो भी कर सकते हैं, वो सब 3 दिन तक का कार्यक्रम होता था। सुबह 9 बजे से शुरू होता और शाम 5-6 बजे तक ये प्रोग्राम चलता रहता और बहुत सारी शालाएँ आती थी। करीब करीब 6 सालों में 1 से 1.5 लाख लोगों ने इस एग्जीबिशन को देखा है। और इसके अलावा एग्जीबिशन की बातें बहुत सारे वर्तमान पत्र और विजाणु माध्यम में भी दिखाई जाती हैं। इसलिए जन चेतना जो चलाने का जो काम किया है, उससे जो प्रयास में सब बच्चे का जो सहयोग मिल रहा है, उससे मुझे पूरी आशा है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा समाज प्रस्थापित हो जाएगा। एक बात मुझे बतानी है कि ये प्रोग्राम मुझे करने का किस तरह से सोच आई, विचार आया। तो गुजरात गवर्नमेंट में विद्या सहायक की भर्ती होती है प्राइमरी स्कूल में। 2010-2011 में ऐसी एक भर्ती का वर्तमान पत्र में जाहिरात दी गई और बहुत सारी अर्जियाँ एकत्रित की गई। उसमें कई ब्लाइंड लायक टीचरों ने अपनी नौकरी के लिए अर्जी की। नॉर्मल जो अर्जियाँ आई थी, उससे भी ये ब्लाइंड लोग लायकात में आगे थे, उनके परसेंटेज आगे थे। फिर भी गुजरात गवर्नमेंट ने बोला कि अंधे लोग को टीचर में नियुक्ति नहीं दी जा सकती, क्योंकि उससे शिक्षा का स्तर नीचे आ जाएगा। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तब 95 का एक एक्ट था डिसेबलों के लिए, जो एक बताता था कि ब्लाइंड लोग टीचर के रूप में काम कर सकते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं। वैसा आइडेंटिफाई हो गया था और उसको 3% नौकरी देना फर्जियात था। फिर भी उनको पसंद नहीं किया गया। उसके कारण ये था कि एक अधिकारी ने परिपत्र कर दिया था कि ऐसे लोग को नियुक्ति नहीं करनी है। बड़ा आंदोलन हमने चलाया, गांधीनगर में बड़ी रैली निकाली। उस रैली में करीब करीब 20,000 डिसेबल लोग आए। आज तक इंडिया में ऐसी रैली कहीं पे नहीं हुई। ये इस रैली में जब मुझे जाना था, तब करीब करीब 2 दिन पहले बड़ा अकस्मात हुआ और मेरा दाहिना पग पे बहुत बड़ी ईजा हुई और ये पग में प्लास्टर लगाना पड़ा। डॉक्टर ने बोला कि आपको करीब करीब 1 मास आराम करना पड़ेगा। मुझे 2 दिन के बाद गांधीनगर में जो रैली होने वाली थी, उसका नेतृत्व करना था। तो मैंने डॉक्टर को बोल दिया कि जितना भी अच्छा प्लास्टर लगे ऐसा लगा दो, मैं 2 दिन के बाद ही गांधीनगर जाने वाला हूँ। और गया भी, व्हीलचेयर में बैठकर पूरी रैली का नेतृत्व किया। उसका परिणाम ये आया रिजल्ट मुझे यह मिला कि जो 34 लोग को सरकार नौकरी नहीं दे रही थी, कि जिसका अच्छा मार्क्स था, दूसरे लोगों से आगे था, उनको सबको नौकरी मिल गई। बात थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट में भी हमने दाद लगाई थी और उसमें भी हमारा विजय हुआ था। और इसके समय पे बड़ा जो आज देश का प्रधानमंत्री है, वो मुख्यमंत्री था। उसके सामने लड़ना कोई आसान नहीं होता। कई लोग का आपको पता ही होगा कि नामो निशान नहीं रहा, जैसे अडवाणी। उसके सामने
ये लड़ाई चलानी थी। फिर भी मेरे पास एक ही हथियार था, शस्त्र था, वो था जो गांधी जी ने दिया, सत्य का, अहिंसा का। और ये शस्त्र से हमने विजेता हासिल की, तो आप भी हासिल करेंगे। अभी अभी बोल रहे थे कि दिव्यांग शब्द, तो ये दिव्यांग शब्द का जो प्रेरणा मिली है वो हमारे रैली से ही मोदी को मिली है। क्योंकि जब रैली में बहुत सारे लोग, हम मुख्यमंत्री के कार्यालय में जाने वाले थे, तब किसी ने उसको बताया कि आप क्या जवाब देंगे, उसके लिए रूल्स हैं। तो मोदी तो बड़े अक्लमंद व्यक्ति हैं। तभी गणपति का महोत्सव चल रहा था, तो बड़ौदा में गणपति का दर्शन करने के लिए चले गए ताबड़तोड़। इसी तरह तो इस समय तो वो बच गया, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि उसके लिए जो सही काम नहीं किया जाएगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द उन्होंने निकाले हैं जो दिव्यांग। मैं उसको आज भी बोलता हूँ कि किसी को अच्छे आभूषण देने से उसकी शोभा नहीं बढ़ती, लेकिन सही में जो उसकी शोभा बढ़ानी है तो प्रवीण भाई के पास आना पड़ेगा। क्योंकि प्रवीण भाई ने सचमुच में आज हमारी शोभा बढ़ाई है। तो मैं उसे एक कहना चाहता हूं कि जिसको आप दिव्यांग समझते हो उसको अच्छे से अच्छे उनके मुताबिक जो भी प्रदान किया जा सकता है, जो भी तक दी जा सकती है, जो भी नौकरी में तक दी जा सकती है, पुनर्स्थापन में दी जाती है, शिक्षा के बारे में काम किया जा सकता है, वो करो। बड़े बड़े शब्द नहीं देने हैं, शब्द से पेट नहीं भरा जा सकता। पेट भरने के लिए हमारा काम कर रहा किया आज पूरे दिन वीरेन भाई ने। जब हम आए थे ना, तब से लेकर अभी तक मैं ट्रेन में से भी नहीं उतरा था, तब से फोन उनका शुरू हो गया। अगले दिन भी फोन आया, मैं उसको वंदन करता हूँ। कितना अच्छा आपने संस्कार बढ़ाया है, एक क्लब का क्या सिरस्ता है उसे पता चलता है। ये प्रवीण भाई जैसे लोग को दिव्यांग के बारे में समझ आई गई है, समझ है। ऐसी समझ जब तक हमारे नेतृत्व में नहीं बढ़ेगी तब तक बड़े बड़े शब्दों से किसी का कल्याण नहीं होने वाला। आज क्रिकेट का माहौल है, लेकिन मेरी बात जो थी वो जीवन क्रिकेट की थी। क्रिकेट से मैं बाहर नहीं गया, क्योंकि सचमुच में तो अब जीवन की क्रिकेट अच्छी तरह से नहीं खेल पाएंगे तो क्रिकेट नहीं खेलूंगे। जैसे भाई ने बोला था ना कि उस किसी का पैर टूट गया और उसको तक नहीं मिली, तो मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि पैर टूट गया तो कोई बात नहीं, दूसरे क्षेत्र में आपकी शायद आवश्यकता होगी। क्रिकेट नहीं होगा तो दूसरे क्षेत्र में ईश्वर ने आपकी पसंद की होगी, आपको ढूंढ लेना चाहिए आपका क्षेत्र क्या है। क्योंकि मुझे जब प्रज्ञाचक्षुओं के पुनर्स्थापन का काम जब हम कर रहे थे, तब अलग अलग स्कूल में टीचरों को हम संबोधन करने के लिए जाते थे, टीचरों को ट्रेनिंग देने के लिए जाते थे। 300 टीचरों की एक ट्रेनिंग चल रही थी। ये 300 टीचरों में मैंने डिसेबल के मैनेजमेंट के बारे में वक्तव्य दिया। फिर एक टीचर ने प्रश्न किया उठकर कि सर, आपकी जिंदगी का खुशी का दिन कौन सा है? तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था क्या खुशी है। मैं तो केवल परिश्रम को ही पहचानता था। फिर मैंने सेकंडों में सोचकर बता दिया कि जिस दिन मैंने आंखों की दृष्टि गंवाई वो मेरे लिए खुशी का दिवस था। सन्नाटा सा गया। फिर एक टीचर ने हिम्मत करके प्रश्न किया, सर ऐसा क्यों? मैंने बोला कि मैं
पटेल ज्ञाति यानी कि खेडूत परिवार का संतान हूँ। बहुत बहुत हो सके तो मैं खेती करता और कुछ नहीं कर पाता। अगर कोई पटेल आगे बढ़ गया तो डायमंड का उद्योग लगाता है, तो मैं शायद हीरा उद्योग का मालिक होगा और कुछ नहीं हो सकता। तो जो डायमंड के कलाकार जो होते हैं उसको रत्न कलाकार बोलते हैं। तो मैं आज जो कर रहा हूँ, जो मानव में जो लगा हुआ है काट समझन के अभाव के रूप में, उनको निकालने का मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरे लिए शब्द कहाँ से आएगा बताइए? क्योंकि डायमंड को आप रत्न कलाकार बोलते हैं, तो मानव का काट जो निकालते हैं उनको क्या बोलेंगे? तो सब समझ गए। मैंने पॉजिटिव लिया है। अगर मैं दृष्टिबाधित नहीं होता तो मैं क्या कर पाता, मैं क्या होता। लेकिन आज दृष्टिबाधित हूं तो आपके सामने खड़ा हूं। आप क्रिकेट में बड़ा नाम रखते हैं, आपकी क्लब, और मेरा आज का आशीर्वाद भी है कि आने वाले समय में इंडियन टीम में इस क्लब के खिलाड़ी बहुत सारे होंगे। क्योंकि जिसका नजरिया अच्छा होता है, जिसका नजरिया अच्छा होता है उसकी नजर में ईश्वर आता है। जिसकी नजरिया अच्छा होता है उसकी नजर में ईश्वर आता है। जिसकी किस्मत खिलती है ना, उसको आपो आप सफलता मिलती है। सफलता उसके हाथों में होती है। क्योंकि आपकी क्लब ऐसा काम कर रही है कि जिसके पास कुछ नहीं है, जिनकी आमदनी ठीक नहीं है, ऐसे लोग को ढूंढकर ट्रेनिंग देना और उसमें जो काबिलियत हैं, उसमें जो क्षमताएं हैं, उनको ढूंढकर आप बड़े प्लेयर बनाने की जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। आज अजय भाई भी यहाँ हैं, जिन्होंने एक बार वर्ल्ड कप में मैनेजर का काम भी किया। ऐसे लोग तुम्हारे साथ हैं तो एक क्लब का बहुत बड़ा नसीब है। आगे बढ़ने का पूरा संभावनाएं आपके साथ पूरी संभावनाएं हैं। बच्चों को यही मेरा सुझाव है कि आप लगे रहो, परिश्रम करते रहो। क्योंकि जब मैं अंधजनों के शिक्षा के काम में लगा था, तब म्यूनसिपालिटी बस में मेरे छोटे गांव से आता था और कई बार ऐसा होता था कि 2 घंटे के इशारे पे चलती बस हर 2 घंटे पे बस एक आती थी, तो ये बस चली जाती हो। और शाम की आखिर बस में हम जो चूक जाते तो ऐसा हो जाता था कि दूसरे गांव के बस में जाना पड़ता था और ये रास्ते में उतरना पड़ेगा और 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर चलना पड़ता था। तो तब भी नहीं दृष्टि होने के बावजूद हम पहुंच जाते थे, परिश्रम करते रहते थे, इसलिए आज यहीं तक पहुंचे हैं। तो आपको मेरा यही निवेदन है कि कभी आपकी बॉलिंग अच्छी न हो, कभी आपकी बैटिंग अच्छी न हो, बैटिंग चले या न चले, बॉलिंग चले या न चले, उसकी चिंता मत करो। केवल एक ही काम करो कि हर दिन मुझे क्रिकेट खेलने के लिए जाना है, यही मंत्र कंठस्थ कर लो। हर दिन क्रिकेट खेलने के लिए जाना है, बस बाकी का काम प्रवीण भाई करेंगे। मैंने भी क्रिकेट खेला है। जब मैं ब्लाइंड हो गया था
मेरी उम्र शायद 6 साल की होगी। मुझे तब ऐसी भी समझन नहीं थी कि और लोग भी नहीं देख पाते हैं या देख पाते हैं, क्योंकि बस ये बालपन था मेरा, कुछ पता नहीं चलता था। तब हम छोटी छोटी टीम बनाने लगे थे, क्रिकेट खेलने लगे थे। जब तक मेरी 8-9 साल उम्र हुई तब तो मैं आप जैसे बच्चे की टीम में कप्तान रहता था। पहली बॉल में आउट होता था 0 में, लेकिन फिर भी खेलता था। सुनो, पहली बॉल में आउट होता था क्योंकि मैं बॉल तो नहीं देख पाता, लेकिन मुझे पता होने के बावजूद भी मैं क्रिकेट खेलता था। कि मैं ऐसा सोचता था कि ये बच्चे को मैं गाइड करूँगा, मैं जिसके पास जो भी शक्ति हैं उनको, किसी को ओपनिंग में भेजना है, किसी को बॉलिंग देनी है, किसी को मिडिल ऑर्डर में खिलाना है, सब मुझे पता था। और मैं दूसरे गांव के टीम के सामने ये बच्चे को लेकर खेलने के लिए जाता था। इस साल में, इस वही में, 9-10 साल के वही में, और कई मैच हमने जीता भी हैं। ये कोई क्लब नहीं थे, अपने आप बनाई हुई टीम से खेलते थे। फिर मैं जब ब्लाइंड स्कूल में पढ़ने के लिए गया तब वहाँ भी ऐसा काम किया, वहाँ भी क्रिकेट खेलनी शुरू की। जो बड़ा प्लास्टिक का जो बॉल आता है उसमें एक होल करके छोटी छोटी लोखंड की टिकड़ियाँ डाल देते थे, इससे बॉल में आवाज़ आती थी और ब्लाइंड लोग अच्छी तरह से क्रिकेट खेल पाते थे। आज तो मैन्युफैक्चर बॉल आता है, लेकिन जब हम 80 के दायके में जब खेलते थे ना, तब ऐसा बॉल नहीं था। ब्लाइंड के लोग के लिए वर्ल्ड कप भी नहीं होता था, कोई कप नहीं होता था। मैंने सबसे पहला 95 में गुजरात कप का आयोजन भावनगर में संस्था का सुकान जब हाथ में लिया तब खिलवाया था, सबसे पहला गुजरात कप। आज इंडिया की टीम वर्ल्ड कप खेलने लगी है, तो ये बीज रोपने का काम किया। ये बीज का वट वृक्ष एक बार जरूर होता है। आप सोच का बीज जरूर अपने हृदय में डालते रहो, वट वृक्ष होता रहेगा। प्रशांत भाई ने जो बताया वो भी बात आपको याद रखनी है, लेकिन मेरी छोटी छोटी बात है, लेकिन ये जीवन में उतारने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको जीवन जीना पड़ेगा। किशोर कुमार ने बोला, जीना मरना यहाँ जीना यहाँ, उसके सिवा करना क्या। तो आपको जिंदगी जीना ही है और क्रिकेट से आगे बढ़ना है, क्रिकेट को गौरव देना है, इंडियन टीम के लिए खेलना है। तो क्रिकेट ही क्रिकेट यही मंत्र बना दो। हर दिन आपको मैदान में जाना पड़ेगा, कई बार सफलता मिलेगी, कई बार नहीं मिलेगी, कई बार आपको टीम में स्थान भी नहीं मिलेगा। मैं भी 12वां खिलाड़ी बनकर बाहर बैठा था कई बार। जिसको मैं क्रिकेट सिखवाता था वो लोग मुझे टीम में नहीं रखते थे। ऐसा भी होता है, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। मेरा सिलेक्शन नहीं करता था, क्योंकि जो हम कप्तान बनाते थे तो आप बोल देते कि आप 12वां रहिए, ये इसको हम तक देते हैं। आखिर में बोलते हैं तो हम क्या करेंगे। तो होता है, लेकिन उससे नाराज निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। आपका काम जो है वो करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। एक दिन जरूर आएगा कि आपको पूछकर ही ये तय किया जाएगा कि 12वां खिलाड़ी किसको करना है। आपको पता होगा कि कोहली कप्तान है, लेकिन धोनी को पूछते हैं कहाँ पे किसको को रखना है, किसको बॉलिंग देनी है, किसको बैटिंग में भेजना है। तो कप्तान तो कोहली है, फिर भी धोनी को क्यों पूछते हैं? क्योंकि उन्होंने कौशल्य प्राप्त कर लिया है, क्रिकेट को जान लिया है, क्रिकेट को कंठस्थ कर लिया है, हृदयस्थ कर लिया है, इसलिए उसको पूछना पड़ता है। आप ऐसे क्रिकेट को हृदयस्थ करेंगे तो आपको भी लोग पूछने लगेंगे। आखिर में यही कहना चाहता हूं
कि मुसीबत को जाके पूछो कि उन्हें क्या मुसीबत है। मुसीबत को जाके पूछो कि उन्हें क्या मुसीबत है, हमें तो मुसीबत में भी मौज है, वो एक हकीकत है। થોડી વાત ગુજરાતીમાં બતાવીશ જે લોકોને ગુજરાતી આવડતું હોય। જીવનનો ધબકાર મારી સ્મરણ યાત્રા પુસ્તક જે છે એના પર મેં આગળ કહ્યું એમ જિલ્લા કક્ષાએ જે રીતે સ્પર્ધા થઈ છે એમ રાજ્ય કક્ષાએ લેખિતમાં વિચારો વ્યક્ત કરવાની સ્પર્ધા આગામી દિવસોમાં થવા જઈ રહી છે। લાભ પચમથી વેબસાઇટ ઉપર LTSonani.com પર એની પ્રશ્નોત્તરી મળશે, એનું રજિસ્ટ્રેશનનું ફોર્મ પણ ઉપલબ્ધ હશે, ત્યાં તમે ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકશો અને તમારા વિચારો વ્યક્ત કરીને આમાં ભાગ લઈ શકશો। પ્રશ્નોત્તરી કેવી છે એ વિગત તમને બધી જ વેબસાઇટમાં મળશે। મહત્ત્વની વાત એટલી જ છે કે જીવનનો ધબકાર મારી સ્મરણ યાત્રાના પ્રેરક પ્રસંગો તમારા જીવનને બદલી શકે એવા આ પ્રસંગો તમે વાંચો એટલા માટે આ સ્પર્ધાનું આયોજન રાજ્ય કક્ષાએ અને દેશ કક્ષાએ જે કોઈ ગુજરાતીમાં લખી શકતા હોય બધા માટે કરેલું છે અને એ 3 સ્તરમાં છે, 11 થી 20, 21 થી 30 અને 30 થી ઓપન। કોઈ પણ ભાગ લઈ શકે। એના પારિતોષિક પ્રથમ ઇનામ 21,000, બીજું ઇનામ 15,000 અને ત્રીજું ઇનામ 11,000। તો મને આશા છે કે આપ કોઈને કોઈ જેમને વાંચવાનો રસ છે એ વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને તમે કદાચ ગૂગલમાં જઈને LT સોનાણી લખશો ને તો પણ તમને આ વેબસાઇટની લિંક મળી જશે। આના માટે કાંઈ બહુ શ્રમ કરવાની જરૂર નથી। પછી કોઈને ભાગ નથી લેવો, પુસ્તક વાંચવું છે તો પણ તમે વિનામૂલ્યે ત્યાં વાંચી શકશો। પુસ્તક સાંભળવું હોય તો ઓડિયોમાં પણ તમને એ પુસ્તક ત્યાં સાંભળવા મળશે। એટલે આ રીતે વધુને વધુ લોકો સુધી આ પ્રેરણાદાયક પુસ્તક પહોંચે એ માટેનો નમ્ર પ્રયાસ કર્યો છે। અહીંયા મને બોલાવીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યો। અહીંયા અમારા પરિવારને જે રીતે સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે એ બધા માટે પ્રવીણભાઈ, દહીસર ક્લબ અને એના આયોજક મિત્રો, ખાસ કરીને ઉદ્ઘોષક જેમણે અમારો આખો પરિચય આપ્યો। मैं कहना चाहता हूँ उद्घोषक के लिए कि उन्होंने बहुत सारी भाषा में, लैंग्वेज में अपनी बात रखकर पूरा अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया, इसलिए मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। आप सबका आभार। थैंक यू। थैंक यू। मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा नीला बहन से कि वो 2 शब्द कहें। प्रवीण भाई, दिनेश भाई, वीरेन भाई, अजय भाई, મને જેના જેના નામ ખ્યાલ છે એના બોલું છું। બાકી દહેશત ક્લબના ખેલાડીઓ સૌ, તેમના પેરેન્ટ્સ, આપ સૌ ઘણા સમયથી આપ સૌ સાંભળી રહ્યા છો એટલે વિશેષ તો વાત નહીં કરું, પણ ઘણા વર્ષોથી જે દહેશત ક્લબમાં ખેલાડીઓ ટ્રેનિંગ લઈ રહ્યા છે એટલે હું એક આશા ખાસ રાખું છું કે આ ખેલાડીઓમાંથી એક ખેલાડી ચોક્કસ ઇન્ડિયન ક્લબમાં, ઇન્ડિયાની ટીમમાં જશે જ એવી મારી આશા છે। એવા સૌને એવા અભિનંદન આપું છું। ગઈકાલથી આજ સવારથી એટલે આમ તો ગઈકાલે અમે ટ્રેનમાં બેઠા ત્યારથી જ વીરેનભાઈએ અમારી ખૂબ કાળજી લીધી છે। આજ સવારે પણ અમે પહોંચ્યા અને ટ્રેનમાંથી જેવા ઉતર્યા તરત એમણે અમને ફોન કર્યો અને સવારથી અત્યાર સુધી એક એક ક્ષણ માટે એમણે અમારી કાળજી લીધી છે, સંભાળ લીધી છે। પ્રવીણભાઈએ અમને અહીંયા બોલાવીને ખરેખર અમને ધન્ય કર્યા છે। આપ સૌની સમક્ષ અમને સ્ટેજ પર બેસાડી અને અમારું જે સન્માન કર્યું એ માટે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર। થેન્ક યુ। हेलो हेलो निष्ठा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी प्रवीण सर को, क्योंकि हमें यहाँ बैठने का स्थान दिया गया। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी मैं पहली बार मुंबई में आई हूँ
और मैं पहली बार इस स्टेज पे मुझे बिठाया गया है और ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी क्योंकि फर्स्ट टाइम इन मुंबई और फर्स्ट टाइम इन स्टेज। थैंक यू सो मच। और मुझे वीरेन भाई ने कहा था कि आपको आपके मम्मी पापा के बारे में बोलना है, तो मैं कहना चाहूँगी मेरे पापा मुझे हमेशा ज्ञान देते हैं कि स्वार्थ के बिना कार्य करो, और मैं हमेशा ब्लाइंड स्कूल के साथ जुड़े रहना चाहती हूँ। वो पूरे दिल से काम करते हैं ब्लाइंड स्कूल के। वो कभी टाइम के बारे में, पैसे के बारे में कभी नहीं सोचते। वो उनको ब्लाइंड स्टूडेंट को सिर्फ टाइम देना चाहते हैं, उनको सिखाना चाहते हैं कि कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़े। वो मुझे भी वैसे ही सिखाते हैं। और पापा हमेशा एक बात कहते हैं कि मेरे ब्लाइंड बच्चों को अगर वो आगे बढ़ते हैं तो मैं उनके लिए ये एक जन्म नहीं लेकिन हर एक जन्म में ब्लाइंड बनने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने ये पहले भी कहा है, पहले भी मैं जब बोली हूँ तब भी मैंने पापा को कहा है, और आप सबके बीच भी मैं पापा को प्रॉमिस दे रही हूँ कि मैं आपके साथ, आपके हर एक कार्य में आपके साथ रहूँगी। सिर्फ आप कहते हैं ये एक जन्म आप ब्लाइंड बनना नहीं चाहते लेकिन हर एक जन्म फॉर ऑल द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, तो मैं भी आपकी ही बेटी बन के आपको हर एक जन्म में आपका साथ दूंगी। और मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे प्रवीण सर है, वीरेन भाई, तो आपने हमें यहाँ पे बिठाया और किसी को भी नहीं बिठाया। यहाँ पे सीनियर लोग हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे यहाँ पे बिठाया है। तो वो सिर्फ आपकी लागणी है कि हम ब्लाइंड स्कूल चलाते हैं, पापा का स्थान है, और आपकी जो लागणी है वो ही लागणी आपके सारे बच्चे में भी मुझे दिखाई देती है। तो मैं भी एक आशा रखती हूँ कि आप वही लागणी के साथ, वही फीलिंग के साथ आप स्ट्रॉन्ग बन के क्रिकेटर की तरह से काम कीजिए। सिर्फ खेलना ही नहीं होता, खेलने के साथ भी अगर आप वो एक दृष्टि के साथ, वो एक लागणी के साथ कार्य करें तो भगवान जरूर देखेगा और आपको इंडियन क्रिकेट टीम में ज़रूर स्थान मिलेगा। मैं विश करूँगी और सभी के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर Nishta, thank you very much and wish you all the best. A very big hand for her. Everybody, please. हमारी दिल से शुभकामनाएं कि आप एक जन्म नहीं 7 जन्म उनके साथ रहो, उनकी सेवा करो। अब मैं पूछना चाहूँगा अनिल भाई से कि अनिल भाई आप 2 शब्द। योगेश भाई, इशारा आपकी तरफ है कि तीरों की तरफ से आप बोलोगे। 2 शब्द प्लीज। सन्माननीय व्यासपीठावर बसलेले लाभूभाई, रसोई की राणी निष्ठाबेन आणि दहिसर स्पोर्ट्स क्लबच्या प्रेमापोटी आलेले सर्व खेळाडू आणि मान्यवर प्रवीणभाई, अजयभाई, प्रशांतभाई, वीरेनभाई, मुंबईमध्ये भाईचा अर्थ वेगळा आहे, पण हे सगळे भाई आपले भाई आहेत. आणि मगाशी सांगितलं प्रशांतभाईंनी, आता प्रशांतभाईंचं भाषण ऐकल्यानंतर आमच्या लोकांचं भाषण होणं म्हणजे एक चांगली बिर्याणी खाल्ल्यानंतर कुठलं तरी अळणी जेवण अशा पद्धतीचं आहे. अनिल जोशी आणि विजय वैद्य हे ह्या क्षेत्रातले माझे वरिष्ठ सहकारी, गुरु, महागुरु मी त्यांना जर म्हटलं तर ते अनुचित होणार नाही. आणि त्यांची फरमाईश अशी आहे की मी गुजरातीत बोलावं. आता माझा आपला कोणाचा परिचय नाही आणि क्रीडा क्षेत्राशी पण तसा परिचय नाही, पण एक तुम्हाला 2-3 किस्से सांगतो. मगाशी प्रशांतभाईंनी विजय वैद्यांकडे बघितल्यानंतर हा तरुण त्यांनी जी दाद दिली की पडद्यामागचे जे खेळाडू असतात किंबहुना कुठल्याही क्षेत्रामध्ये, म्हणजे तुम्ही बघितलं की पार्थिव पटेल
हा विश्वचषक खेळण्यासाठी पाण्याचं बाटली घेऊन गेला आणि करोडपती झाला. पार्थिव पटेल किती खेळला वर्ल्ड कप तुम्हाला माहिती आहे. क्रीडा क्षेत्राशी माझा संबंध तसा नाही. आणि मी अभिमानानं सांगतो की अनिल जोशी आणि विजय वैद्य यांचा जो सत्कार या ठिकाणी केला आणि गाड्याबरोबर माझ्यासारख्या नळ्याची यात्रा जी झाली, मी अभिमान मला वाटतो. अनिल जोशी आपले जर व्हॉट्सअप कोणाचे नंबर असतील तर मी त्यांच्यावरचा माझा लेख, विजय वैद्यांवरचा माझा लेख मी तुम्हाला पाठवीन. म्हणजे ही इतकी दिग्गज माणसं आहेत पण जमिनीवर आहेत. ज्या माणसाने लोकसत्तेत 12 वर्ष काम केली, मुंबई सकाळमध्ये 13 वर्ष काम केलं, 13-12 इकडं तर तिकडे, 1 वर्ष नवशक्तीमध्ये, 1 वर्ष बाळासाहेबांच्या सामन्यामध्ये, आणि गेले 13 वर्ष आपला वार्ताहरमध्ये स्पोर्ट्स या विषयावर ते लिखाण करतायत. आणि 21 सत्कार त्यांचे झाले, पुरस्कार त्यांना मिळाले. म्हणजे 21व्या शतकात 21 पुरस्कार त्या माणसाने स्पोर्ट्सवर मिळवले, ज्या माणसाने लोकसत्ता आणि सकाळमध्ये स्पोर्ट्स हा शब्दसुद्धा लिहिलेला नाही. पण आज त्या माणसाला शिवाजी पार्क जिमखान्यावरती सन्माननीय सदस्यत्व मिळालं. आपण त्यांचा आज ह्या ठिकाणी सत्कार केला, तो किती उचित आहे हे मी तुम्हाला सांगतो. SM जोशी म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्रासाठी ज्या माणसाचं नाव घेतलं जातं, SM जोशी म्हणजे श्रीधर महादेव हे संयुक्त महाराष्ट्र जोशी, त्यांच्या नावाचा पुरस्कार त्यांना मिळाला. ज्या म्हणजे मिस्टर युनिवर्स प्रेमचंद डोगरा, ज्या माणसाची चेन्नईला जाऊन मी सगळ्यात पहिली मुलाखत घेणारा मराठी पत्रकार योगेश त्रिवेदी, ज्याला तिथल्या एका हॉटेलवाल्यांनी स्पॉन्सर केलं होतं, तो माणूस त्यांच्या वार्ताहरच्या कार्यालयात येऊन पुरस्कार देऊन गेला. हा केवढा मोठा माणूस. विजय वैद्य आणि बाळासाहेब ठाकरे नसते तर मी आज तुम्हाला या ठिकाणी दिसलो नसतो. मी अंबरनाथमध्ये राहत होतो. माझी 50 वर्ष पत्रकारिता मी त्यांच्याबरोबर आहे, पण माझ्या वडिलांबरोबर त्यांनी काम केलं आहे. माझे वडील स्वातंत्र्य सैनिक. आणि दुसरी गोष्ट तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, ते दोघंही बोलू शकतात, पण त्यांनी मला मुद्दाम पुढे केलं. चांगलं बोलू शकतात, माझ्यापेक्षा चांगलं बोलू शकतात, पण मला त्या दोघांनी पुढे केलं. नारायण राणे हे नाव तुम्हाला माहिती आहे. नारायण राणे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, राज्यसभेचे खासदार. त्या माणसाने जाणीव ठेवली आहे. त्याचा एक किस्सा फक्त एवढा आहे की नारायण राणेंना ब्रेबॉर्न स्टेडियम, वानखेडे नाही, ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर फुकट सामना बघायला मिळावा क्रिकेटचा म्हणून विजय वैद्यने लिहिलेली क्रिकेटवरची पुस्तकं त्यांनी विकलेली आहेत अर्ध्या चड्डीत. तो माणूस जाणीव ठेवलेली आहे. ज्या माणसाने धैर्य नावाचं साप्ताहिक, जे फक्त क्रीडा विषयावरती वाहिलेलं होतं, शिवसेना स्थापन होणार ही बातमी सगळ्यात पहिली त्यांनी छापली, ती बाळासाहेबांनीसुद्धा त्यांनी सांगितली. आणि त्या माणसाच्यामुळं त्यांनी फक्त मला सांगितलं की योगेश, मी स्वातंत्र्यसैनिक वसंतराव त्रिवेदींचा मुलगा आहे. नंदुरबार तुम्हाला माहिती असेल, शिरीष पुष्पेंद्र मेहता, शिरीष कुमार नंदुरबारचा हुतात्मा, त्याच्याबरोबर स्वातंत्र्य संग्रामात 9 सप्टेंबर 1942च्या मिरवणुकीत वसंत त्रिवेदी होते. ते वाचले म्हणून मी दिसलो. गोळीबार झाला. आता दुसरी गोष्ट अशी आहे की मी राजकीय ह्याच्यामध्ये पत्रकारितेमध्ये काम करत असताना आहुती, नवशक्ती, मुंबई सकाळ आणि बाळासाहेब ठाकरे यांनी 15 डिसेंबर 88ला माझी दैनिक सामन्यासाठी माझी निवड केली. आणि दैनिक सामन्यामधनं निवृत्त झालेला पहिला पत्रकार योगेश त्रिवेदी. आता याच्यात कसं आहे की सगळे गुजराती आणि मराठी सगळे लोक आहेत. गुजरातीत बोलण्याचं सांगितलं. मी गुजराती आणि मराठी या 2 भाषांना माझ्या मनामध्ये काय स्थान आहे. मी भगवान श्रीकृष्ण नाही, पण मी योगेश आहे. त्यामुळे मराठी आणि गुजराती जी आहे ती माझ्या दृष्टीनं देवकी आणि यशोदा आहे. एकीने जन्म दिला आणि दुसरीने पालनपोषण केलं. आणि त्याच्यामध्ये हेमराजभाई शहांनी
योगी सभागृहामध्ये दादरला स्वामीनारायण मंदिराच्या गुजराती भाषेचा प्रचार आणि प्रसार या विषयासाठी मराठी वक्ता म्हणून मला नेमलं, मला बोलवलं. गुजराती भाषेचा प्रचार आणि प्रसार या विषयावरती बोलणारा मराठी वक्ता, ज्या वेळेला मी कार्यक्रम ठरला त्यावेळेला मी सामन्यामध्ये होतो. कार्यक्रम ज्या दिवशी झाला त्यावेळेला मी गुजरात समाचारमध्ये होतो. बाळासाहेब ठाकरेंच्या मार्गदर्शनाखाली 25 वर्ष काम केलं. पण स्पोर्ट्सच्या संदर्भामध्ये मी तुम्हाला सांगतो की आज ह्या ठिकाणी दुसऱ्यांदा मी आलो. पहिल्यांदा आलो ते सुरेश सरैया, आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे समालोचक, कॉमेंटेटर. સુરેશભાઈ સરૈયા અને હું અમે વિહાર હોટલમાં અઠવાડિયામાં 5 દિવસ સાથે ચા પીધા વગર અમારો દિવસ પૂરો નહોતો થતો. સમ્રાટ હોટલના સામે વિહાર હોટલમાં સુરેશ સરૈયાની મારી મુલાકાત થઈ. સચિન તેંડુલકરે 100 સદી નહોતી ફટકારી, પણ સેન્ચુરી એમની કોમેન્ટ્રીની થઈ નાગપુરમાં. એનું એના ઉપર મેં આર્ટિકલ લખ્યું અને એમને જે બુક લખેલું હતું એ બુકનું વિમોચન ગરવારેમાં થયું. અને સ્પોર્ટ્સના વ્યતિરિક્ત જે પત્રકારને એમને બોલાવ્યો એ એકમાત્ર હતો તે યોગેશ ત્રિવેદી. એ સુરેશભાઈ મારા ઉપર એમના ખાસ આશીર્વાદ હતા. અને સુરેશ સરૈયાએ છેલ્લે એટલું પણ કહ્યું, રાજનીતિ કેવી છે? લાભુભાઈએ તો નરેન્દ્ર મોદી સાથે ટક્કર લીધી છે. આજે નરેન્દ્ર મોદી સાથે લાભુભાઈ ટક્કર એ ઘણો મોટો લાભ છે. લાભુવાને લાભ અને દિવાળીમાં શુભને લાભ, આ મહત્ત્વનું છે. અને નિષ્ઠા અહીંયા છે, રસોઈની રાણી છે. मराठीमध्ये ते निष्ठा तुम्हाला माहिती आहे. मी प्रवीणभाई बरोबर आहे तेवढी निष्ठा, नंतर निष्ठा असं आहे. त्या ह्या सगळ्याचं सुरेश सरैया यांचं नाव IB मिनिस्ट्रीतर्फे पद्म पुरस्कारासाठी गेलेलं होतं. परंतु त्यांना केंद्र सरकारकडनं, राष्ट्रपतींकडनं पद्म पुरस्कार मिळाला नाही. मरणोत्तर पद्म पुरस्कार मिळू शकतो हे जाहीर झालेलं आहे. ध्यानचंदला मिळालेलं आहे. आपण सर्वांनी जर प्रयत्न केला, दहिसर स्पोर्ट्स क्लब यांनी जर पुढाकार घेतला, श्री सुरेश सरैयांना पद्म पुरस्कार मरणोत्तर द्यावं, आपण जर ते सूचना पुढे केली आणि जर नरेंद्र मोदींबरोबर टक्कर घेणारा लाभूबाई जर इथे आहे तर सुरेश सरैयांना पुढच्या ह्याच्यामध्ये 26 जानेवारीला मिळू शकेल आणि तीच त्यांना खऱ्या अर्थानं श्रद्धांजली मिळेल. एवढंच मी बोलतो. અને જે જુનાગઢ જઈ રહ્યા છે ગિરનાર, પ્રશાંતભાઈએ બધી વાત કીધી અને બધાને હું શુભેચ્છા આપું છું. અને બેન સાહેબાએ કીધું છે કે દહીસર સ્પોર્ટ્સ ક્લબમાંથી ઇન્ડિયન ટીમમાં જશે. આપણે ત્યાં પણ સચિન તેંડુલકર થશે ને આપણે ત્યાં પણ વીરેન્દ્ર સહેવાગ થશે અને આપણો જ એક ધોની દહીસર સ્પોર્ટ્સ ક્લબનું ત્યાં આવશે. અને એના સમાચાર અમે પહેલા પાના પર છાપવા માટે અનિલભાઈને, વિજય વૈદ્યને અમે બધા તૈયાર છું. તમે ક્યારે પણ બૂમ પાડો, હાથ મારો. આ યોગેશ ત્રિવેદી તમારા માટે ક્યારે પણ હાજર રહેશે. બધાને શુભેચ્છા. मराठीमध्ये फक्त एवढंच मी म्हणेन, आपल्या सर्वांना उदंड आयुष्य आणि ठणठणीत आरोग्य लाभो हीच परमेश्वरीची प्रार्थना. आपल्याला पुन्हा एकदा शुभेच्छा. साल मुबारक. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. टेस्ट मैच ने वर्ल्ड में 2020 रमी दीदो भाई. सर आप भी आ जाए ना साथ में. अमन आ जाना साथ में. पप्पू साथ में. सात कुरैशी, राजन जडेजा, शिखर मोरे, रविराज तावड़े, इमरान शिरगांवकर, यश पाला,
भाई अभिजीत सलमलकर, पारस शाह, अभिजीत, दिनेश नागू, मैनेजर दिनेश नागू, पारस, दिनेश नागू, शांताराम, मंगेश, रमेश मांगेला, रमेश होता ना, हाँ आया है, किधर है रमेश, किधर? शांताराम सर, एक मिनट, एक बाकी खत्म हो गया। सर आपका बाकी है सर, सबको लेके एक फोटो ले लो ना तब तक। अनिल भाई आइए ना प्लीज सर। हाँ दिया ना। सुतार, विकास सुतार, प्रकाश सुतार, सॉरी। शांताराम लवकर। सर एक मिनट सर, उधर ही तीनों हमारे पत्रकार भाइयों को, अनिल भाई, वैद्य साहब और योगेश भाई, प्लीज दूंगा दिनेश नागू को कि आप यहाँ आ जाएं। जब तक टेबल का सेटअप और चेयर्स होती हैं टीम फोटोग्राफ के लिए, एक वोट ऑफ थैंक्स फ्रॉम दिनेश नागू। पारस पूरा टीम को इधर ले ले तब तक। या दीपावली का आज पहला शुभ दिन है, वहाँ से करूं। लोग आज सोना खरीदने सोनार की दुकान में जाते हैं, लेकिन असली सोना प्रवीण भाई की दुकान में मिलता है। ये शायद जो यहाँ भाग्यशाली लोग हैं उन्हीं को पता है। और जिस प्रकार से आज सुनने को मिला, योगेश भाई त्रिवेदी एक गुजराती होकर भी जो मराठी उन्होंने तड़का लगाया यहाँ, तो उनके भी अक्सर आज ये दिवाली अवसर पर मेरे दिमाग में गूंजेंगे। और उन्होंने जो महानता दिखाई जोशी सर के बारे में या विजय भाई के बारे में, कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप जाके बैटिंग करो, दैट इज़ रियली अ बिग थिंग। और शायद प्रवीण भाई एक ऐसे तालाब में से अच्छी मछली कौन है या तालाब में से अच्छा फूल कौन है, वो चुनने में माहिर है। वो आज यहाँ पर प्रतीति होती है। जिस तरह से हिंदुस्तान इतना बड़ा है, लेकिन राजाओं की नगरी, भावनगर, जूनागढ़, ये सारी राजाओं की नगरी, उन राजाओं के राजा ऐसे हमारे आज के मुख्य मेहमान लाभू भाई को उन्होंने जो चूज़ किया और हमारे बीच प्रस्तुत किया, वाकई में लाभू भाई આજે અમને લાભ મળ્યો છે। અને તમારી જેવી નિષ્ઠા ને આજે મુંબઈમાં પ્રથમ વખત આવી છે, તો એ અમારું ગૌરવ છે કે આવી નિષ્ઠાવાન દીકરી
હવે આ તમારી નહીં, અમારી પણ બધાની સૌની મુંબઈકરની દીકરી છે અને વી આર સેલ્યુટ. અમે તમને દિલથી અપનાવીએ છીએ. અને જે રીતે યોગેશભાઈ आपने जो देवकी और इसका जो उल्लेख किया, यही गुजरात और महाराष्ट्र का गौरव है. और क्रिकेट के लिए प्रशांत सर ने बहुत कुछ कह दिया. मैं एक छोटी सी कविता के साथ मैं ये संपन्न करूँगा. सबका थैंक यू तो कर ही दिया हूँ. कविता सर कुछ इस प्रकार है कि जीवन और क्रिकेट, मैं चाहूँगा थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाए. प्रवीण भाई ठीक है अपना काम करते रहेंगे. सृष्टि के इस महान स्टेडियम में લાભુભાઈ એક બહુ સરસ કવિતા છે. બસ આ તમારી સીટ ઉપર તમે બેસી જાઓ એટલે હું એક 1.5 મિનિટની कविता છે. सर, सृष्टि के इस महान स्टेडियम में धरती की विराट पिच पर समय बॉलिंग कर रहा है. सृष्टि के इस महान स्टेडियम में धरती की विराट पिच पर समय बॉलिंग कर रहा है और शरीर बल्लेबाज है. ईश्वर के इस अनूठे आयोजन में विकेट कीपर धर्मराज है. बीमारियां फील्डिंग कर रही है और विकेट कीपर धर्मराज है. बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं होता, यहां कोई नॉट आउट नहीं होता. सीमा पर सही दोना कैच आउट कहलाया है और आत्मघात का अर्थ हिट विकेट है. हालांकि कुछ लोग ऐसी बल्लेबाजी करते हैं कि या तो धोनी के नाम से जाने जाते हैं या गोगरी के नाम से जाने जाते हैं. अपना अपना रन रेट है. जीवन एक क्रिकेट है. जीवन एक क्रिकेट है. बस इन्हीं जीवन की या तकदीर के साथ, तकदीर हम कोई कहता है कि ऊपर वाला बना के भेजता है, लेकिन वो जो भी करता है, लाभू भाई आपने बहुत अच्छा एक लफ्ज़ बताया कि जो भी ईश्वर संकेत देता है, अगर आप अनफिट हो जाते हो तो शायद आपको दूसरे किसी काम के लिए ईश्वर ने भेजा है. लेकिन अगर आप निष्ठा के साथ काम करोगे तो ईश्वर हमेशा आपके साथ है, रहेगा. और ये आप और हम सब महसूस भी कर सकते हैं. फिलहाल 1970 से ये क्लब का जो सर सिलसिला चलता आ रहा है, एफिलेशन एक कच्ची माड़ू की ये पहली क्लब है जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के साथ संलग्न हुई. और 1970 लेके आज तक ये बिल्कुल बरकरार चल रही है. सिर्फ आप सब लोगों की दुआओं के साथ, हमारे नवनीत परिवार, हमारे गिरनार परिवार के सहयोग से और जितने भी हमारे को स्पॉन्सर्ड है उनकी बदौलत हम धन्यवाद अदा करेंगे इस होटल पयाड़े का, जो कि डॉक्टर पीवी सेठी के सौजन्य से. सर, हम जब भी जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, इस होटल में ऐसा ही एक फंक्शन होता है जहाँ सिर्फ अपनों को बुलाया जाता है. और आप सब यहाँ पर आते हो. आज आप पहली बार आए हैं. हम चाहते हैं कि बार बार જ્યારે પણ તમને મન થાય અમને એક ફોન કરી દેજો. આ તો વિરેનભાઈ તમને એક મળ્યા એવા 400 વિરેન પ્રવીણભાઈએ તૈયાર કર્યા છે. સૌથી નાનો 10 વર્ષનો છોકરો જેની વિકેટ કીપિંગ પણ જોવા જેવી છે. ઉમ્મીદ કરીએ અગલા જન્મમાં તમે દ્રષ્ટિવાળા થાઓ, અમે દ્રષ્ટિહીન થઈએ, અમે રમીએ ને તમે જુઓ અને આ સ્વર્ગની અહીંયા મજા માણીએ. મોકો તો એવો છે કે પ્રવીણભાઈ એક કવિતા આવી રીતે તમે સંભળાવો. कविता दे मेरी कविता दे. हेलो. हेलो हेलो हेलो. લાવુભાઈ, અમે લોકોએ અમારા કુટુંબે એક નિશ્ચય કર્યો છે કે દેહદાન દેશું, આંખ ડોનેટ કરશું, બાળશું નહીં, કારણ કે પર્યાવરણને નુકસાન થઈ રહ્યું છે. એક કવિતા મેં લખેલી. ઘણા લોકો એમ સમજે છે કે બળી જશે આંખ તો બીજા જન્મમાં આંખ નહીં મળે. ઘણાને એવી શ્રદ્ધા, અંધશ્રદ્ધા છે. તો એ ટાઇટલનો शीर्षक છે ए अंधश्रद्धा के अंधो. ए अंधश्रद्धा के अंधो. एक अंधकारी रोशनी आंख पसारे बैठी है. एक अंधकारी रोशनी आंख पसारे बैठी है, देखती है उस नंगे अंधेपन को जो आंख बंद कर सोई है, जिसे हम लाश कहते हैं. एक अंधकारी रोशनी आंख पसारे बैठी है,
देखती है उस नंगे अंधेपन को जो आंख बंद कर सोई है, जिसे हम लाश कहते हैं। वो लाश कुछ मौन में कहती है, वो लाश कुछ मौन में कहती है, ले लो मेरे ये दो नयन, ले लो मेरे ये दो नयन और दे दो किसी सुरदासी को जो आंख बंद किए मुझसे कुछ कहती है। मैं तो अजर अमर हूं, आंख कहती है मैं तो अजर अमर हूं, मैं कहां मरी हूं, मैं तो अजर अमर हूं, मैं कहां मरी हूं, बंद हूं फिर भी रोशनी से भरी हूं। दोस्त अब मुझे स्मशान जलाना मत, दोस्त अब मुझे स्मशान जलाना मत, चला के जनाजा कब्रिस्तान दफनाना मत, क्योंकि मैं तो हर पल जिंदा हूं, क्योंकि मैं तो हर पल जिंदा हूं किसी सुरदासी आंखों की रोशनी के लिए। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जीवन नो धबकार जो लाभू भाई ने लिखी है, उसमें एक 4 लाइनें लिखी हुई है सर, वो मैं उनकी तरफ से आपको सुनाता हूं कि जिंदगीना संघर्षમાં ગણિતના અંકોનો સરવાળો નથી હોતો, જીવનના સંઘર્ષમાં ગણિતના અંકોનો સરવાળો નથી હોતો, મંજિલ પર મુકામ પર પહોંચવાનો પરવાનો નથી હોતો, મંજિલ પર પહોંચવાનો પરવાનો। क्या बात है, कोई वीजा नहीं है। ओवर टू यू अजय, लेकिन एक फोटो सेशन के बाद। थैंक यू।